नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विनीत, आखिर ये सब और कितने दिन चलेगा? अंजलि, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विनीत, तुम बहुत अच्छे से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अंजलि, आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमसे? तुम्हारा ये दीपक आखिर कितने दिन और रहेगा हमारे घर में? क्या मतलब हमारे घर में? यह दीपक का भी घर है। वह मेरे बड़े भाई का बेटा है। भूलो मत तुम, वह हमारे बेटे जैसा है। अंजलि, हमारे बेटे जैसा है, हमारा बेटा नहीं। और मैं उसे अपना बेटा नहीं मानती। मेरी पहले से ही दो बेटियां हैं और मैं दीपक को उनका हक नहीं रहने दूंगी। समझ जाओ तुम इस बात को। कौन सा हक ले रहा है दीपक हमारी बेटियों का? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटियों को भाई मिल चुका है। कौन सा भाई? जब मैं उसे अपना बेटा नहीं मानती तो यह मेरी बेटियों का भाई नहीं हो सकता। और जब यह बड़ा हो जाएगा तो इस घर में अपना हक मांगेगा, मेरी बेटियों का हिस्सा मांगेगा, जो मैं इसे कभी नहीं देने दूंगी। विनीत कहता है, अंजलि अब बस भी करो, अब और स्वार्थी मत बनो, कम से कम भगवान से डरो। अंजलि, ऐसा भी मैंने क्या कह दिया कि मुझे भगवान से डरना होगा? और मैं कौन सा स्वार्थ कर रही हूँ? विनीत कहता, भूलो मत कि बड़े भैया बड़ी भाभी के कितने एहसान हैं हम पर, और उनके जाने के बाद दीपक अब हमारी जिम्मेदारी है। और हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। अंजलि कहती, मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी दोनों बेटियां हैं। मुझे उनका पालन पोषण करना है, उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देनी है, दीपक नहीं। और उसके माता पिता चले गए तो उसमें मेरा क्या कसूर? विनीत ने गुस्से में कहा। अब मैं तुमसे कोई और बहसबाजी नहीं करना चाहता, और ध्यान से सुन लो तुम। मेरा आखिरी फैसला है, दीपक इसी घर में रहेगा। बड़े भैया ने कितनी मेहनत की थी मुझे पढ़ाने के लिए, जब जाकर आज मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। और बड़ी भाभी भी तो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी, और जब वह इस दुनिया में थी तो तुम भी तो कहती थी कि मुझे जेठानी के रूप में एक बड़ी बहन मिल गई। और आज उनके जाते ही साथ उनके बेटे के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हो। अंजलि ने कहा, अभी तक तो मैंने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन यदि यह इस घर में रहा तो मुझे मजबूरन बुरा व्यवहार करना होगा। तब विनीत गुस्से में कहता, यदि तुमने दीपक से कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सब कुछ बाहर खड़ा हुआ 10 वर्षीय दीपक भी सुन रहा था। अंजलि गुस्से में वहां से चली जाती और दीपक अपने चाचा के पास आता है और कहता, चाचा जी, चाची मुझसे नाराज हैं। तब विनीत कहता, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ। दूसरे दिन अंजलि की दोनों बेटियां बबीता और आरती अंजलि से कहती, मम्मी मम्मी भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। तभी वहाँ दीपक आता और वही अंजलि से कहता, चाची जी मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दो ना। अंजलि अपनी दोनों बेटियों से कहती, बेटा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारी मनपसंद कचौरी लेकर आती हूँ। अंजलि अपनी दोनों बेटियों को कचौरी देती। तभी दीपक कहता, चाची जी मुझे भी कचौरी बहुत पसंद है, आप मुझे भी दीजिए ना। अंजलि दीपक की ना ही कोई बात सुनती और ना ही उसकी किसी बात का जवाब देती। तभी अंजलि की छोटी बेटी आरती दीपक से कहती, भैया आप मेरी कचौरी ले लीजिए। तभी अंजलि अपनी बेटी पर गुस्सा होते हुए कहती, तुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी को अपने हिस्से का देने का, और यह दो कचौरी मैं तुम दोनों के लिए लेकर आई हूँ, किसी और के लिए नहीं। यह सुन दीपक रोने लगता। तभी वहाँ विनीत आता और कहता, अंजलि तुम्हें बच्चों से बात करना भी नहीं आता? वह तुमसे कब से खाना मांग रहा है और तुम उसे खाना नहीं दे सकती? अंजलि कहती, पहले ही मुझ पर दो दो बेटियों की जिम्मेदारी है, और अब मैं किसी और के बेटे का ख्याल नहीं रख सकती। पहले भी मैं तुमसे यह बात कह चुकी हूँ और आज फिर कह रही हूँ। विनीत ने कहा, भैया भाभी
को गए हुए 1 महीना नहीं हुआ और तुमने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। भूल गई क्या जब हमारी छोटी बेटी आरती हुई थी तो तुम्हारी कितनी तबीयत खराब थी। भाभी ने अपने बेटे के साथ साथ हमारी दोनों बेटियों का भी ख्याल रखा था और साथ में तुम्हारा भी। भाई अकेली ही घर का सारा काम करती थी, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती थी, सही वक्त पर मेडिसिन देती थी और हमारी दोनों बेटियों का और अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्होंने कभी भी हमारी बेटी और अपने बेटे में भेदभाव नहीं किया और तुम बच्चों में भेदभाव कर रही हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। अंजलि कहती, तो क्या हो गया यदि उन्होंने मेरी 1-2 महीने सेवा भी कर ली होगी, लेकिन अब ये तो मेरे ऊपर पूरी जिंदगी की आफत बन गया ना, और मैं इसे पूरी जिंदगी भर नहीं झेल सकती। उन्होंने 1-2 महीने सेवा की थी तो मैं भी उनके बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रख चुकी हूँ। अब इससे ज़्यादा मुझसे तो नहीं होगा। मैंने पहले भी तुमसे कहा है और आज फिर कह रही हूँ, तुम इसे हमारे घर से निकाल दो। तब विनीत कहता, तो तुम भी मेरा जवाब सुन लो। दीपक इस घर से कहीं नहीं जाएगा और तुम जिसे अपना घर कह रही हो वह घर दीपक का भी है, क्योंकि इस घर को बनाने में बड़े भैया ने भी पैसे दिए थे और मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूँ कि किसी के किए हुए एहसानों को भूल जाऊं। और सबसे बड़ी बात, दीपक अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। जैसी मेरी दोनों बेटियां वैसा ही मेरे लिए दीपक है। और वह दीपक का हाथ पकड़ते हुए कहता, चलो बेटा, आज मैं तुम्हारे मनपसंद का नाश्ता कराऊंगा। तुम्हें बोलो क्या खाना है। दीपक कहता, चाचा जी मुझे कुछ नहीं खाना है, और कहते हुए वहाँ से चला जाता। विनीत भी दीपक के पीछे जाता और अंजलि अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से समझा देती कि तुम दोनों को दीपक से बात नहीं करनी है और वह तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है। अंजलि की बड़ी बेटी बबीता अंजलि की बात मान जाती, लेकिन छोटी बेटी अंजलि के समझाने के बाद भी दीपक से हमेशा अच्छे से ही बात करती है। अंजलि अपनी दोनों बेटियों को तैयार कर कर उन्हें स्कूल के लिए भेजती, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन दीपक से कोई मतलब नहीं रखती। दीपक अकेले ही तैयार होता और स्कूल जाता, घर पर अकेले ही होमवर्क करता था। सिर्फ विनीत ही दीपक का ख्याल रख रहा था। अंजलि दीपक से कोई मतलब नहीं रखती। अंजलि और बबीता तो दीपक से बोलते नहीं थे और यदि आरती छुप छुप कर बातें करती तो पता चलने पर उसे खूब डांट पड़ती। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और आज दीपक अपनी इंटर की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर चुका था। दीपक घर आता और अपने चाचा के पैर छूते हुए कहता, चाचा जी मैंने तौहीद में टॉप किया है, जिसे सुनकर विनीत बहुत खुश होता और आरती आते हुए कहती, भैया मैं तो जानती थी कि आप टॉप करेंगे, इसलिए तो मैं पहले ही जलेबी लेकर आ गई। आपको बहुत पसंद है ना। तभी वहाँ अंजलि आती है और दीपक जब अंजलि के पैर छूता तो अंजलि पीछे हट जाती और कहती है, यह सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1000 बार तुझे समझा चुकी हूँ कि मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वही तो तेरे चाचा की वजह से तुझे इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना कब का तुझे इस घर से बाहर कर देती। जिसे सुन दीपक उदास हो जाता है। तभी आरती कहती, मम्मी भैया आपसे थोड़ी ना कोई खजाना मांग रहे हैं, आप उन्हें आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। अंजलि आरती पर गुस्सा होते हुए कहती, तुझे 1000 बार कह चुकी हूँ, बीच में मत बोला कर, छोटी है छोटे की तरह रहा कर। तभी विनीत दीपक से कहता, छोड़ो ये सब बातें और मुझे बताओ अब तुम्हें आगे क्या करना है। दीपक ने कहा, चाचा जी मैं आगे इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहता हूँ। इंजीनियर की पढ़ाई? अंजलि कहती, बहुत महंगी होती है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। बीए करो और किसी की दुकान पर जाकर काम करना शुरू कर दो। अब कब तक अपने चाचा जी पर बोझ बने रहोगे। चाचा जी कर कर पहले ही तुम उन्हें खूब रूठ चुके हो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब विनीत कहता, अब तुम चुप भी करो अंजलि। अंजलि कहती, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। यहाँ मेरी भी 2-2 बेटियाँ हैं, कल के दिन हमें उन्हें भी पढ़ाना है और उनकी भी शादी करनी है। यदि इसके ऊपर सारे पैसे खर्च कर दिए तो मेरी बेटियों का क्या होगा। तब दीपक कहता है, चाची जी मुझे एक बार मेरी पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बहनों को
अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊँगा, जिसके बाद वह दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और मैं खुद अपनी दोनों बहनों की शादी अच्छे घर में करूँगा। बातें तो देखो इनकी, एक बार नौकरी रखती ही ना बेटा तुम तो नचर तक नहीं आओगे। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। मम्मी बस कीजिए आप, आरती कहती। तब अंजलि कहती, अभी तो बहुत कह रही थी, भैया कौन सा खजाना मांग रहे हैं। देख लिया अपने भोरे भाले भैया को, पढ़ाई के नाम पर तेरा ही हक ले रहे हैं। और सुनिए जी, मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई ज़रूरत नहीं है आगे पढ़ाने की। कर से ही किसी की दुकान पर लगा दीजिएगा, कम से कम कोई काम करेगा तो घर में दो पैसे लेकर तो आएगा। तभी दीपक के सर वहाँ आते और कहते, दीपक तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ने के लिए स्कॉलर मिला है। जिसे सुनकर दीपक खुश होता और दीपक अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी करने लगता। इसी तरह 2 वर्ष निकल गए। एक दिन जब दीपक देर रात घर आता, तभी अंजलि की बड़ी बेटी बबीता अंजलि से कहती, मम्मी जरा इस दीपक से तो पूछिए, इसका कॉलेज तो शाम के 4 बजे ख़त्म हो जाता है, तो रात के 8-9 बजे कहाँ से आता है। मुझे तो लगता है कि आवारागर्दी करते हुए फिरता होगा, पढ़ाई लिखाई तो बहाना है। दीपक कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगता। तभी अंजलि कहती, सही कह रही है बबीता, तू कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कहीं कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं करता। मेरे परिवार का नाम खराब मत कर देना। तभी वहाँ अपने तक आता और कहता, क्या हुआ। तब अंजलि कहती, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, अपने राडे दीपक से पूछिए, आखिर हुआ क्या है। विनीत ने दीपक से कहा, क्या हुआ। तब बबीता कहती, पापा मैं बताती हूँ, दीपक का कॉलेज तो 4 बजे बंद हो जाता है, फिर रात के 8-9 बजे घर पर क्यों आता है, और आज तो 10 बज गए। मुझे तो लगता है जरूर आवारागर्दी करता होगा कॉलेज के नाम पर, आपसे पैसे लेता है और अपने दोस्तों के साथ उड़ाता है। तब विनीत दीपक से कहता, दीपक ये सब क्या है, बताओ तुम कहाँ जाते हो। तब अंजलि कहती, कुछ बताने को होगा तभी तो बताएगा ना, मैंने तो पहले ही कहा था इसे हमारे घर पर मत रहने दीजिए। तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया है। यदि इसकी वजह से मेरी बेटियों पर उंगली उठी तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी दीपक कहता, चाचा जी वही मैं। विनीत ने गुस्से में कहा, वही मैं क्या कर रहे हो, साफ साफ बताओ कहाँ जाते हो तुम। तभी वहाँ आरती आकर कहती, मैं बताती हूँ भैया कहाँ जाते हैं। सभी आरती की तरफ हैरानी से देखते और विनीत कहता है, बोलो बेटा। दीपक इशारे में चुप रहने के लिए कहता और आरती कहती, भैया आज पता चल ही जाने दीजिए कि आप कहाँ जाते हैं, वरना एक छोटी सी बात को बाहर बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। भैया कॉलेज के बाद बच्चों को कोचिंग देते हैं, जिससे वह इस घर पर बोझ बनकर ना रहें। भैया अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और यह बात मैं बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन मैंने किसी से इसलिए नहीं कहा क्योंकि किसी को कोई मतलब ही नहीं है ना दीपक भैया से। फिर आज क्यों मतलब रख रहे हैं। और पापा भैया ने मुझे मना किया था आपको बताने से, क्योंकि यदि आपको पता चलता तो आप उन्हें मना करते। आप कहते कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दीपक भैया चाहते थे कि वह कुछ पैसे कमाएं और अपने खर्च खुद उठा सकें। वैसे मम्मी आप भी तो यही चाहती थी ना कि भैया कुछ पैसे कमा कर आएँ, तो वह यही कर रहे हैं। आरती की बात सुनकर अंजलि और बबीता दोनों के चेहरे छोटे हो जाते और विनीत कहता, मेरा दीपक कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता, और अब उस पर उंगलियां उठाना बंद करो। और दीपक से कहता, बेटा तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तब दीपक ने कहा, चाचा जी आप मुझे मना मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा की तरह इस बार भी अच्छे नंबरों से पास करूँगा। फिर एक दिन अंजलि के घर का फ़ोन बजता। फ़ोन पर से सामने से आवाज़ आती, क्या यह बबीता का घर है। अंजलि ने कहा, हाँ आप कौन बोल रहे हैं। तभी वह व्यक्ति कहता, बबीता का एक्सीडेंट हो चुका है, आप जल्दी से अस्पताल में आ जाइए। यह सुन अंजलि बहुत घबरा जाती और वह विनीत के साथ अस्पताल जाती, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि बबीता की हालत बहुत सीरियस है, हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए आपको 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। यह सुन विनीत कहता, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आऊँगा। तभी अंजलि कहती है, और करो उस दीपक पर पैसे खर्च, यदि तुम उस पर पैसे खर्च ना करते
तो कम से कम आज इतने पैसे जोड़ तो चुके होते कि अपनी बेटी का ऑपरेशन करा देते। आज तुम्हारी वजह से यदि मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। विनीत, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर रही हो? अंजलि, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे मेरी बेटी चाहिए। तभी वहाँ आरती आकर कहती, मम्मी पापा आप चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन के पैसे जमा हो गए हैं। यही सुन तो विनीत और अंजलि खुश हो जाते और तभी विनीत और अंजलि आरती से कहते हैं, इतनी बड़ी रकम किसने जमा की? तभी आरती कहती, दीपक भैया ने। दीपक ने? आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? विनीत ने हैरानी से कहा। तभी दीपक आकर कहता है, चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, हमारी बबीता को कुछ नहीं होगा। बहे मेरी छोटी बहन है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अंजलि ने पूछा। चाची जी आपको तो पता है कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कुछ पैसे मैंने जोड़ लिए थे और कुछ पैसे मैंने उधार ले लिए हैं, जिन्हें मैं अपनी नौकरी रखते साथ ही चुका दूंगा। यही सुन अंजलि रोने लगती और कहती है, मैंने कभी भी तुझसे प्यार नहीं किया, तुझे अपना बेटा नहीं माना, लेकिन तूने एक बेटा और भाई होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। मुझे लगता था कि तू मेरी बेटियों का हक ले लेगा, पर तूने तो अपने हक का भी उन पर निछावर कर दिया। तू हमेशा मुझसे प्यार चाहता था, लेकिन मैं हमेशा तुझे नफरत देती रही। ऐसा मत कहिए चाची जी, मैंने तो आप में अपनी माँ देखी है, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर कहते हैं कि बबीता को होश आ चुका है, और जब बबीता को पता चलता कि दीपक ने उसके ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए हैं, बबीता दीपक से कहती, मैंने कभी भी आपको अपना बड़ा भाई नहीं माना, लेकिन आपने एक बड़े भाई होने का फर्ज पूरा किया। तब दीपक प्यार से बबीता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, तू तो मेरी बहन है और तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरी खुशी के लिए आप मुझसे राखी बंधवाएंगे ना? मैंने आज तक आपको कभी भी राखी नहीं बांधी, लेकिन आज रक्षाबंधन का दिन भी है और मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। दीपक खुशी से अपनी कलाई आगे बढ़ा देता और कहता, मैं तो चाहता था कि मेरी दोनों छोटी बहन मुझे राखी बांधे। बबीता दीपक को राखी बांधती, जिसे देख सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आरती आकर कहती, अरे मुझे मत भूल जाना भैया, मुझे भी आपको राखी बांधनी है। आखिर पैसे तो मैं भी लूँगी। यही सुन सब हंसने लगते। आज से आपको हर दिन मिलेंगी मेरे चैनल पर एक नई कहानी देखने के लिए, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।